आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 12। नरोत्तम के चारों ओर मानो कैथरीन ने जबरदस्त घुसपैठ मचा दी थी और 3 बजे सुबह उठकर ही उसे नागा होने की परंपरा निभानी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दैनिक और धार्मिक कर्मों से निपटकर नरोत्तम गिरी ने अपनी टोली के 20 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र के पश्चिमी कोने में इकट्ठा कर उनके नामों को रजिस्टर में लिखना आरंभ किया। उसे ताज्जुब हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की तादाद उसकी टोली में ज़्यादा थी। 27 वर्षीय प्रशांत कुमार राय ने कच्छ से मरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। इसके लिए उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती थी, पर वो सब कुछ त्याग कर नागा साधु बनने चला आया। 29 वर्षीय शंभुनाथ यूक्रेन से मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है। 18 वर्षीय शांतनु उज्जैन से 12वीं बोर्ड का टॉपर है। 16 वर्षीय विशाल सिंह दिल्ली से कॉमर्स की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी पथ पर चलने को तत्पर है। नरोत्तम ने रजिस्टर का काम खत्म कर सामने खड़ी अपनी टोली पर नजर डाली तो चौंक पड़ा। सामने विशाल के रूप में जैसे दीपा ही खड़ी हो। फिर लगा भ्रम हो सकता है। कभी कभी शक्लें मिलती जुलती पाई जाती हैं, जबकि उनका आपस में कोई नाता नहीं होता। उसे भी तो कॉलेज में सब फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र कहते थे। उस दिन की ट्रेनिंग समाप्त कर वो धूनी के सामने बैठा चिलम पी रहा था। साथ में हनुमान गिरी और निरंजन गिरी भी थे। तीनों आपस में अंतरंग मित्र बन गए थे। महाराज कुल्हड़ों में केसर मिश्री डला औटाया हुआ दूध रख गया था। इस बार नागा बनने आए युवकों की टीम काफी पढ़ी लिखी है, हनुमान गिरी ने कहा। हाँ, नागा साधु, संन्यास पथ और धर्म अब काफी आकर्षण का केंद्र हो गया है। लाखों लोग नागा बनने पर आमादा हैं। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नागा बनने लगे हैं। अब तो कुंभ मेले में करतब दिखाते हैं नागा। लाठियां भांजना, तलवारबाजी करके मजमा जुटा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा अखाड़ों में उनके माता पिता द्वारा दान कर दिया जाता है। बचपन से ही वे भावनात्मक रूप से नागा संसार के हो जाते हैं। हाँ, अपने विद्यार्थियों में कुछ बहुत छोटी आयु के भी हैं, निरंजन गिरी ने बताया। छोटी आयु के जल्दी सीख लेते हैं, कच्ची मिट्टी का लोंदा होते हैं, जिन्हें चाक पर चढ़ाकर जैसा चाहो गढ़ दो। वो तो ठीक है, पर नन्हे बालकों को माता पिता दान करते हैं तो लगता है जैसे वे अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, उनके पढ़ने लिखने की उम्र छीन रहे हैं। जब उनमें इतनी बुद्धि आ जाए कि वो स्वयं नागा होना चाहे तब बात मायने रखती है, वरना तो ये सब दबाव कहलाएगा। सही कह रहे हैं निरंजन गिरी। मनुष्य को अपनी मंजिल खुद चुननी चाहिए। छोटे बालक बालिका उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि नागा होता क्या है। कभी कभी माता पिता भी ज्यादती कर जाते हैं बच्चों पर। क्या कीजिएगा हनुमान गिरी जी, ये तो संसार में सदियों से होता आया है। माता पिता अपने सपने बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे उन रेडीमेड सपनों को पूरा करने में उम्र गुजार देते हैं। वातावरण असहज होता जा रहा था। रात ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। चर्चा को विराम दे तीनों शयन के लिए अपने कक्ष में चले गए। यही समय था कैथरीन से बात करने का। नरोत्तम गिरी के फोन लगाते ही कैथरीन ने उठाया। इंतजार उस ओर भी था। आज बहुत उद्विग्न हूं कैथरीन। क्यों, क्या हुआ? कैथरीन के लहजे में चिंता थी। प्रशिक्षण के लिए आए विद्यार्थियों में एक विशाल सिंह है। उसकी शक्ल दीपा से मिलती जुलती है। कौन दीपा नरोत्तम? तुम किस दीपा की बात कर रहे हो? प्लीज मुझे खुलकर बताओ। नरोत्तम ने इस बार कैथरीन के आगे खुल जाना चाहा। स्वयं को खोलकर वो आसानी से दुर्गम रास्तों को पार कर सकेगा। सब कुछ का बयान कर वो जैसे हल्का हो गया। बरसों से हृदय पर पत्थर की शिला बने अतीत को मौजूदा दावानल ने पिघला दिया था। वो देख रहा था अपने हृदय से बहता लावा, जिसकी खदबदाहट ने कई कई बार उसका तप भंग किया है। अपने जीते जी खुद का तर्पण करने के बावजूद वो अतीत से मुक्त नहीं हो पाया था। कई बार एक जैसी शक्ल के लोग मिल जाते हैं नरोत्तम, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे आपस में कनेक्टेड हों। कैथरीन ने जानबूझकर दीपा का जिक्र नहीं किया।
नरोत्तम ने जितना बताया कैथरीन पर विश्वास करके वो कैथरीन के लिए भी विश्वास बन गया, इसलिए वो उस बात को दोहराना नहीं चाहती थी। नहीं, तुम विशाल के माता पिता का नाम मत पूछो, कभी पूछना भी मत, यही तुम्हारे हित में होगा। अब जिस राह पर तुम हो वहां ऐसी बातें मायने नहीं रखती। ये मेरा आग्रह है, आगे तुम खुद बुद्धिमान हो। ठीक कह रही हो कैथरीन, नाम पूछकर न मेरा हित होगा न अहित। मैंने वो संसार त्याग दिया, अब उसमें कल्पना में भी लौटना दुष्कर है। अब शिव ही सत्य है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। थोड़ा सुधार कर लो नरोत्तम जी महाराज, मेरे प्राण सखा, मैं हूं तुम्हारी प्राण सखी और माता है पार्वती, देवी पार्वती। पार्वती का मेरे जीवन में अद्भुत प्रवेश है, वे शक्ति की प्रतीक हैं, तभी से तो मैंने बेटी का नाम आद्या रखा। आद्या को मैं अपनी शक्ति बनाऊंगी। अब सो जाओ प्राण सखा, अपने सारे दर्द पीड़ा संदेह तनाव मुझे सौंप कर। जानते तो हो एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। सूरज उगता है ढलता है, उसका उगना और ढलना प्रकृति के चक्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है। संसार कभी नहीं रुकता, वो गतिमान है। उसकी गति में लाखों करोड़ों तारे आकाश गंगाएं ग्रह नक्षत्र अपने रास्ते बदलते हैं, प्रकाशवान होते हैं, धूमिल होते हैं, टूटते हैं। कहीं कोई कार्य नहीं रुकता। नरोत्तम की भी जीवन गति नहीं रुकती। प्रशिक्षण, अखाड़े से जुड़ी जिम्मेदारियां, सतत कुंभ के मेले, नए नागाओं की दीक्षा, बर्फ के पर्वतों पर, गहरी अंधकारमयी गुफाओं में तपस्या, साधना में बीत गए लंबे लंबे 11 वर्ष। इन 11 वर्षों में एक बार भी कैथरीन से मुलाकात नहीं हुई। जब नेटवर्क पकड़ता तो बात हो जाती, वरना वो भी दूभर। लेकिन कैथरीन के नेटवर्क में नरोत्तम गिरी आसपास ही होता। वो समझ चुकी थी कि नरोत्तम गिरी ने उसके हृदय में गहरी जड़ें जमा ली हैं। इतना दिव्य प्रेम तो उसे प्रवीण तक से नहीं हुआ, जिस प्रेम में किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं, बस उसे जीना है इस प्रेम की होकर। ऐसी कोई व्याकुलता भी नहीं रही कि इन 11 वर्षों में वो नरोत्तम गिरी के पास चली जाए, कुछ दिन संग गुजार ले। किताब अंत की ओर थी। बहुत वक्त ले लिया किताब ने, लेकिन अभी भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखना शेष था। चली आओ ना एक बार भारत, वरना किताब अधूरी रह जाएगी। लॉयना ने एक शाम कैथरीन के फार्म हाउस के लॉन में कॉफी पीते हुए कहा। कैथरीन देर से चिड़ियों के चहचहाट सुन रही थी, जो आड़ू और चेरी की डालियों पर शोर मचा रही थीं। कहीं से मध्यम सा धुआं उठ रहा था, हवा में धुएं की चुभन थी। जाना तो है लॉयना, अभी तय नहीं कर पा रही हूं कि कब जाना हो पाएगा। ऐसी क्या उलझन है? तुम्हारा जीवन तो निर्बाध बहती नदियां है, तुम्हें आद्या से भी परेशानी नहीं। वो रॉबर्ट के साथ लिव इन रिलेशन में है और तुमने ये बात स्वीकार भी कर ली है। दोनों एक ही कंपनी में बेहतरीन जॉब में हैं, और क्या चाहिए? वो बात नहीं लॉयना। तो फिर? और हाँ सुनो, तुम तो प्रवीण के साथ जाने का प्लान कर लो। प्रवीण दुष्यंत और शांतनु के एडमिशन के लिए देहरादून जाना चाहते हैं। दोनों देहरादून में पढ़ेंगे? अम्मा मान गई? क्यों नहीं मानेंगी? अब विरोध करने की शक्ति कहाँ रह गई है उनमें? 92 साल की हो गई हैं। मात्र भक्त प्रवीण खुद ही करते हैं सब उनका। लॉयना के कुछ शिकायत से भरे शब्द महसूस किए कैथरीन ने। नहीं, वो पूछेगी नहीं, जबकि पूछना चाहिए। न जाने क्यों कैथरीन इतनी तटस्थ होती जा रही है प्रवीण से, प्रवीण के परिवार से। डायपर बदलने, मालिश करने और नहलाने के लिए जो नर्स रखी है प्रवीण ने, उस पर भी उन्हें भरोसा नहीं। हमेशा टोकते रहते हैं कि ठीक से काम नहीं करती। कमरे की सफाई पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अम्मा, कैसे इस कमरे में तुम सारा दिन गुजारती हो? सच कैथरीन, लगता है जैसे मुझ पर ही तंज कस रहे हैं, जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ इन परिस्थितियों की। सुबह शाम खाना मैं ही खिलाती हूँ। उन्हें रोज उबले आलू की सब्जी चाहिए, मिर्च बिल्कुल नहीं। अगर गलती से भी जिस चाकू से मिर्च कटी है उसी से आलू काट लिया तो हाय तौबा मचा देती हैं। पराठा या ब्रेड दूध में भीगा मसला, फिर दवाइयाँ उनकी समय पर देनी पड़ती हैं। इतना टाइम निकल जाता है कि दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। इसकी भी शिकायत है प्रवीण को मुझसे। कैथरीन ने लॉयना को गले से लगा लिया। रिलैक्स डियर। शेफालिका भी उनकी सेवा करते करते, और वाक्य अधूरा ही रह गया।
प्रवीण ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा। हेलो कैथरीन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया? अचानक कितने बूढ़े नजर आ रहे हो। वेट भी कम हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, जिंदगी कहाँ सही रास्ता पकड़ पाती है। बच्चों की चिंता है, उन्हें सही एजुकेशन दे पाऊँ, अम्मा को शांति संतुष्टि भरे दिन। और और क्या प्रवीण, अपने लिए भी तो सोचो, लॉयना के लिए भी तो सोचो, जिसने अपना कैरियर तुम्हें समर्पित किया, तुम्हारे घर को संभाला। प्रवीण ने गहरी नजरों से लॉयना को देखा, कुछ इस अंदाज में कि कर दी मेरी और अम्मा की शिकायत यहां भी। कैथरीन, बहुत ही अहम मसले पर तुमसे डिस्कस करना है, पर आज नहीं। हमें घर से निकले काफी देर हो चुकी है। अम्मा को नर्स और बच्चों के भरोसे छोड़ा है, अब हमें जाना होगा। कहते हुए प्रवीण उठा, टेबल पर रखे पैकेट को उसे देते हुए बोला, इसमें कुछ किताबें हैं तुम्हारे लिए। लॉयना और प्रवीण को विदा कर कैथरीन सोच में पड़ गई। न जाने क्या डिस्कस करना चाहता है प्रवीण। इतना तो तय है कि दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं हैं और इसकी बहुत कुछ जिम्मेदार अम्मा है। उन्होंने शेफालिका को भी अपने ढंग से जीने नहीं दिया, और अब लॉयना। तभी फोन के स्क्रीन पर नरोत्तम नाम चमका। घड़ी देखी, शाम के 6:30 बजे थे। भारत में रात के 11 बजे होंगे। नरोत्तम गिरी के विश्राम का समय। उसने पूछा, सोए नहीं नरोत्तम? सोने के लिए रात पड़ी है। तुम क्या कर रही हो कैथरीन? कुछ खास नहीं, अभी अभी प्रवीण और लॉयना गए हैं। प्रवीण आद्या के पिता। हाँ, बताया था तुमने। किताब अभी कितनी बाकी है? बस खत्म समझो। खत्म करने के लिए तुम्हारे पास आना होगा। किसी भी चीज का अंत बहुत सरल नहीं होता, और वो भी तब जब आप पूरी तरह उससे जुड़े हों। स्वागत है तुम्हारा, पर मेरे पास आकर तुम्हें किताब का अंत कैसे मिलेगा? तुम ही तो आदि हो, अंत भी तुम ही। मैं मध्यमा हूं तुम्हारी जिंदगी की। किसी के जीवन में प्रवेश करना क्या इतना आसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमेशा आसपास हो तो पता थोड़ी चलता है कि आप कब उसके हो गए। बात करते करते फोन कवरेज एरिया से बाहर हो गया। कैथरीन को फिर देर तक सूझा ही नहीं कि वो क्या करे। किचन में आकर डब्बे खोल खोल कर देखे। नौकरानी बहुत कुछ बनाकर गई थी डिनर में। सोचा होगा रॉबर्ट आद्या भी डिनर करेंगे, लेकिन वे दोनों तो नाटक देखकर बाहर ही डिनर लेंगे, फार्म हाउस आएंगे ही नहीं। लेकिन कैथरीन रुकेगी यहाँ कुछ दिन। किताब का काम आगे बढ़ाना है और एक दो जरूरी आलेख भी लिखना है पत्रिका में कॉलम के लिए। दूसरे दिन शाम को प्रवीण अकेले आया। तुमसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी थी ना? लॉयना को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ। लॉयना के प्रति प्रवीण की तटस्थता कैथरीन के लिए तकलीफ देह थी। वैसे भी अब प्रवीण से कैथरीन के पुराने जैसे संबंध तो रहे नहीं, लेकिन वो इसे लॉयना के हित में अच्छा ही मानती है। प्रवीण का इस तरह अकेले आना और बिना किसी भूमिका की अपनी बात पर उसकी राय जानना कैथरीन की उत्सुकता बढ़ा रहा था। बताओगे भी बात क्या है? कॉफी नहीं पिलाओगी? ऑफिस से सीधा यहीं आया हूँ। कॉफी कैथरीन को खुद ही बनानी पड़ी। नौकरानी आज छुट्टी पर है। कॉफी के साथ प्रवीण का मनपसंद नमकीन भी था। अरे, तुम्हें अभी तक याद है मेरी पसंद नापसंद? प्रवीण के कहने पर कैथरीन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। कहना चाहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने नई दुनिया बसा ली हो। कैथरीन, अब मैं भारत शिफ्ट होना चाहता हूँ। बुढ़ापा तेजी से दस्तक दे रहा है। शांतनु और दुष्यंत को भी देहरादून में पढ़ाने का सोचा है, पर सबसे बड़ी बात अम्मा। जिंदगी भर वो मेरी जिद पर विदेश में रहीं। अब जबकि उनके जीवन की संध्या है, वे लखनऊ रहना चाहती हैं। हमारे सब रिश्तेदार भी वहीं हैं। लोयना से ये बात डिस्कस की? डिस्कस क्या करना, बता दिया है। उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। कभी कभी उसका ये व्यवहार चुभ जाता है। वो तुम्हारी बहन जरूर है, पर तुम्हारी जैसी नहीं कैथ। प्रवीण के स्वर में जैसे पछतावा सा था। मुझे पता है ये कदम मुझे तुमसे दूर ले जाएगा, पर शायद जिंदगी की यही सच्चाई है। कैथरीन नहीं चाहती थी कि प्रवीण उसे लेकर भावुक हो। प्रवीण, अब जब सोच ही लिया है तो ठीक ही सोचा है। वैसे भी किसी एक मुकाम पर आकर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। आद्या और रॉबर्ट को भी ऑस्ट्रिया के शहर वियना में विदेशी कंपनी का बहुत बढ़िया पैकेज मिला है, फिलहाल 3 साल का। हाँ, बताया था आद्या ने। उनका फ्यूचर ब्राइट है। चिंता दोनों बेटों की है।
तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस भी लखनऊ शिफ्ट कर रहा हूँ। हालांकि वहाँ संभावनाएं कम हैं। मेरी हेल्थ भी अब इतनी मेहनत अलाउ नहीं करती। लोयना ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, शायद संभाले। कैथरीन अपनी उदासी प्रवीण के सामने प्रकट होने से रोक नहीं पाई। मेरा तो सब कुछ छूट जाएगा। इस उम्र में मैं इतनी तन्हा। आद्या के लिए तो उसका भविष्य ही सोचा था, पर तुमसे और लायना से हिम्मत थी। हम दूर थे पर एक ही शहर में थे। सूनी जिंदगी के लिए यह एहसास बहुत मायने रखता है। कैथ, तुम भी आद्या के साथ वियना में रहो, बहुत सहारा हो जाएगा तुम्हें उनका। हाँ, आद्या की भी यही इच्छा है, देखती हूँ जिंदगी कहाँ ले जाती है। कहते हुए कैथरीन किचन की ओर मुड़ी। बहुत सारे फलों का कॉकटेल रखा है, तुम भी पीकर देखो फिर जाना। कॉकटेल पीते हुए कैथरीन को लगा जैसे उसकी जिंदगी भी कॉकटेल की ही तरह है। इतनी घटनाएं, इतने संयोग वियोग। एक सिरा पकड़ने की कोशिश में सभी सिरे उलझते गए। ये कैसा वीतराग, ये कैसे जाल का फैलाव जिसमें वो उलझती जा रही है। लेकिन क्या जाल सिर्फ उलझाव है? वो तो कितना कुछ समेट लेता है अपने में, कितना कुछ बांट देता है मनुष्य के रिक्त जीवन में, कि जिनके सुख फिसलते गए थे और वे रिक्त होते गए थे। कोई यूं ही नहीं देता है कुछ, एक आस बनी रहती है समेटने और देने के बीच। कैथरीन उस आस को बड़ी शिद्दत से अपने अंदर समेटे है। अब जब सब कुछ छूट रहा है तो नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। आद्या के साथ वियना में रहने के, नरोत्तम गिरी के जीवन को और अधिक अपने नज़दीक लाते रहने के, किताब के बहाने जिसका सर्जन ईश्वरीय संकेत है। छूट जाने की इस पीड़ा में कैथरीन ने नरोत्तम गिरी की पीड़ा भी महसूस की। नरोत्तम गिरी से भी छूटता गया कितना कुछ। प्रेम उससे धीरे धीरे सब कुछ छीनता गया। वो नागा बनने की गहरी वेदना से गुजरता गया। ऐसा करते हुए वो ईश्वर के और नज़दीक होता गया। पर वो मार्ग कंटकाकीर्ण था और वो लहूलुहान होता रहा, तपता रहा और तप कर स्थिर हो गया। आद्या वियना जाने की तैयारी में जुटी रही। कंपनी उन्हें वहां रहने को घर देगी, गाड़ी देगी। मम्मा, बस 2 महीने बाद तुम्हें बुला लूंगी, यहाँ थोड़ी रहने दूंगी अकेले तुम्हें। मगर मेरा भारत जाना होता रहेगा, एक बड़े मिशन को मुझे अंजाम देना है। हाँ मामा, मैं सब इंतजाम कर दिया करूंगी। जब छुट्टी मिलेगी तो मैं भी तो मिलना चाहूंगी दादी, पापा और भाइयों से लखनऊ में। तो आद्या को भी लगाव नहीं है लोयना से। सब कुछ होते हुए लोयना बिल्कुल अकेली है। उसकी पीड़ा तो कैथरीन की पीड़ा से भी ज्यादा हुई। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कैथरीन ही है। उसी ने प्रवीण से शादी करने का उस पर दबाव डाला था, जबकि लोयना के सामने पत्रकारिता का ब्राइट फ्यूचर था। उसने देखा सामने लोयना है, उदास, हारी हुई, बिल्कुल परछाई सी दिख रही है। लोयना, तुम यहाँ हो ना? हाँ, मगर तुम बिना लाइट जलाए इस तरह कमरे में बैठी क्या कर रही हो? कमरे की लाइट जलाते हुए लोयना ने कहा। वो हड़बड़ाते हुए लोयना से लिपट गई, आंखें डबडबाई। अरे क्या हुआ, कुछ कहो तो सही। उसने आंसू पोंछते हुए नहीं में सिर हिलाया, फिर सोफे पर बैठ गई। फिर सिगरेट सुलगाते हुए एक सिगरेट लोयना को भी दी। इस बार लोयना बेझिझक थी। तुम तो खुद को धुएं में डुबो लेती हो, पर मैं? कैथ, मुझे लखनऊ में प्रवीण का बिजनेस संभालना है, अम्मा की सेवा करनी है, अपने दोनों बेटों से दूर रहकर। प्रवीण अम्मा को लेकर चिंतित व्याकुल रहते हैं, फिर क्यों मेरे बेटों को मुझसे दूर रख रहे हैं? मेरा देश, मेरे बेटे, मेरी कैथरीन, ओह, सबसे महज एक जिद के आगे भी हो। रिलैक्स लोयना, जीवन की हर स्थिति का सामना करो, या तो समर्पित हो जाओ या अलग हट जाओ। नहीं कैथ, मैं समर्पित नहीं हो सकती, ना अलग हट सकती। दोनों ही स्थितियों में हार मेरी ही है और हार मुझे मंजूर नहीं। फिर हंसते हुए कैथरीन के दोनों हाथ पकड़कर बोली, ये क्यों भूलती हो, बहन हूं तुम्हारी। कितने हिस्सों में बट गई है कैथरीन। लोयना को भी उसकी जरूरत है, आद्या को भी उसकी जरूरत है। आद्या जिसे बचपन में ही शेफालिका छोड़कर चली गई थी। आद्या को माँ का प्यार नहीं मिला और लोयना को पति का। वो दोनों के बीच सूत्र बनकर रही हमेशा। 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया। प्रवीण लाओ लश्कर बिजनेस सहित लखनऊ शिफ्ट हो गया। आद्या और रॉबर्ट वियना में सेटल हो गए और वो वियना जाने की तैयारी में जुट गई। इस बीच नरोत्तम गिरी से संपर्क नहीं हो पाया था, आखिरी बार तब जब वो हिमालय में तप के लिए प्रस्थान कर रहा था।
कल हम चले जाएंगे, तब के लिए हिमालय की ओर। मैं भी वियना हफ्ते भर बाद। आद्या और रॉबर्ट वहां सेटल हो गए हैं। जीवन की विसंगतियों में तुम भी उलझ रही हो कैथरीन। तुम्हारा ध्यान बना रहता है ईश्वर के ध्यान के साथ। ये तो गलत है नरोत्तम, ये तो भटकाव है। भटकने दो ना मुझे। ये भटकाव भी ईश्वर का दिया हुआ है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, वरना तुमसे मुलाकात होती क्या, कल्पनातीत। कैथरीन विलग नहीं है ऐसी भावनाओं से, वो भी इसी अनुभूति से गुजर रही है। सुनो कैथरीन, ये जो तुम अपना राजपाट छोड़ के वियना जाओगी, ये भी तो तप है। तप में स्वयं को भूलना होता है। मुझे लगता है तुम स्वयं को भूल चुकी हो। हाँ नरोत्तम, तुम्ही से सीखा ये भी। तुम ही मेरे गुरु, अध्यापक, प्राण सखा। निशब्द रहे दोनों देर तक। फोन रखते हुए कैथरीन असीम आनंद में थी। 5 वर्ष हिमालय में तपस्या कर नरोत्तम गिरी हरिद्वार लौटा। आते ही उसे बुखार ने जकड़ लिया। अखाड़े के वैद्य जी ने जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया, पर बेअसर। महीना भर गुजर गया। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। छाती में कभी कभी तेज दर्द उठता और वो तड़प जाता। ये तुम्हें क्या हो गया नरोत्तम? गुरुजी उसकी हालत पर चिंतित थे। ठीक हो जाएगा गुरुजी, अभी समय अनुकूल नहीं है। व्याधि के घेरने का यही कारण है। नरोत्तम ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा। बुखार निरंतर तुम्हें जकड़े है, जो ठीक नहीं। गुरुजी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं 2 दिन और, कहते हुए गुरुजी चले गए। उसने पानी पीने को कमंडल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि कैथरीन का फोन आ गया। अब कैसी तबीयत है नरोत्तम? नरोत्तम गिरी को आश्चर्य हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, लेकिन तुम फोन नहीं करोगे तो क्या मुझे तुम्हारी हालत पता ही नहीं चलेगी? अंतर्यामी हो तुम। गुरुजी ने बताया, चिंता कर रहे थे। नरोत्तम मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। हे ईश्वर, उसे कुछ ना हो। ओहो, गुरुजी को मैंने चिंता में डाल दिया। अब तुम ये सब मत सोचो, अपनी तबीयत पर ध्यान दो। तुम्हें अच्छा होना है, हम सबके लिए। आद्या ने मेरी टिकट करा दी है। मैं अगले हफ्ते 10 तारीख को तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। नरोत्तम का मन खिल गया, जैसे वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कैथरीन कहे कि वो आ रही है। इतने वर्ष हो गए, ना जाने कैसी होगी वो और आद्या। हालांकि उसकी भेजी तस्वीरों से और फोन पर हुए निरंतर वार्तालाप से इतने वर्षों का सन्नाटा अखरा नहीं। आद्या कैसी है? फाइन। उसे यहाँ वियना में बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी का जॉब भी वो एंजॉय कर रही है, और उसके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सर्कल भी बन गया है, जिसमें वो रमी रहती है। और तुम्हारी किताब? उसका क्लाइमेक्स बाकी है अभी। क्लाइमेक्स के लिए आ रही हो? कथाकांत यही होगा, है ना कैथरीन? इस साल किताब पूरी करने का इरादा है। इन बीते वर्षों में उसे छोड़ मेरी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं, जिनमें से 2 हिंदू अध्यात्म पर हैं। वाह, बधाई। एक निवेदन है, भोजवासा किताब की पांडुलिपि ले आना। हम पढ़ना चाहते हैं किताब। छपने के बाद पढ़ना। उसका नाम रखा है दिव्य पुरुष नरोत्तम नागा। आद्या ने उसके लिए बेहतरीन चित्र बनाए हैं, कहानी से मैच करते, जो किताब में प्रकाशित होंगे। छपने के बाद पढ़ना पूरी किताब। छपने के बाद तो पढ़ेंगे ही। आग्रह है, ले आना पांडुलिपि। महाराज जी काढ़ा ले आए थे। अब रखिए मोबाइल, आपको बहुत जोर पड़ रहा है बातचीत में। कैथरीन ने सुन लिया। कहा, अपना ध्यान रखना नरोत्तम, शुभ रात्रि। नरोत्तम गिरी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। गुरुजी उसका विशेष ध्यान रखते। अखाड़े के सभी नागा उसके आसपास मंडराते रहते। उसका प्रिय मित्र गीतानंद गिरी लगातार उसकी सेवा में रत था, उलाहना भी देता। तुमसे चूक हो गई नरोत्तम, 100% नागा नहीं बन पाए तुम। वो तेज बुखार में भी उठकर बैठ गया। क्या कहते हो गीतानंद? स्वयं को तपा डाला, भूल गया मैं अपना होना। यही तो पीड़ा की बात है कि तुम भूले नहीं स्वयं को। कहीं तुम्हारा इशारा कैथरीन की ओर तो नहीं है? गीतानंद हंसा। लो, पढ़ना शुरू कर दो। कैथरीन ने अपनी किताब की पांडुलिपि भेजी है। दिव्य पुरुष नरोत्तम नागा। आहा, लीजेंड। लेकिन लीजेंड का एक अर्थ किंवदंती भी होता है। क्या तुम किंवदंती बनोगे? क्या ये मेरे चाहने पे निर्भर है? छोड़ो ये सब, कुछ पेज पढ़कर सुनाओ। गीतानंद गिरी पढ़ने लगा। जब
मैं उससे पहली बार मिली वो किसी रोमन साम्राज्य का शापित राजकुमार लगा। वैसा ही सुगठित, मोहक, बड़ी बड़ी आंखों में संसार के उस पार का रहस्य जानने की जिज्ञासा, उन्नत ललाट पर तिलक जैसे आह्वान देता सा कि आओ मुझ में समा जाओ, और मैं समा गई। मैं उसकी जिज्ञासा भरी आंखों के समंदर में गोते लगाने लगी। एक लहर आती और मुझे भीतर तलहटी तक ले जाती, दूसरी लहर मुझे उछाल कर ऊपरी सतह पर ले आती। मैं लहरों पर सवार, न डूबती न उबड़ती। कैसा दिव्य व्यक्तित्व उसका, उसका नरोत्तम का। नरोत्तम ने सुनते ही आंखें मूंद ली और एक विशाल दुनिया में खो सा गया, जहां वो होकर भी नहीं था और नहीं होकर भी था। उसे लगा उसे नींद आ रही है। नींद में कैथरीन ही बिराजी है। ये कैसी तंद्रा जिसके आगोश में वो डूबता जा रहा है। गीतानंद गिरी ने पढ़ना बंद किया, कमरे की लाइट बुझाई और अपने कक्ष में चला गया। जड़ी बूटियों का लेप, काढ़ा, परहेज से नरोत्तम गिरी धीरे धीरे ठीक होने लगा। आज कैथरीन आएगी, वो उत्साह से भरा है। दूध और फलों का सेवन कर वो लैपटॉप पर कैथरीन की किताब की पांडुलिपि पढ़ने लगा। नरोत्तम, पुकार एकदम नजदीक थी। कैसे हो नरोत्तम? मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कैथरीन ने उसके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। नरोत्तम की आंखों में चमक आ गई। एक युग में बस एक ही वर्ष कम है जब हम मिले थे। एक युग अर्थात 12 वर्ष, है ना? वो नजदीक बैठ गई। मैंने भारतीय समय की गणना भी पढ़ी है। अद्भुत। सुनो, आद्या ने कहा है कि मैं तुम्हें वियना ले आऊं, वहां तुम्हारा विशेषज्ञों द्वारा इलाज कराऊं, कुछ दिन हम साथ रहें। नागाओं का कैसा इलाज? हम तो जड़ी बूटियों परहेज से ठीक हो जाते हैं, कभी ना तो अस्पताल जाते ना डॉक्टरों के पास। आज तो मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरे आने का असर है? नरोत्तम गिरी के चेहरे पर मुग्ध मुस्कान थी। आद्या को ले आना था तुम्हें, वो तुम्हारी प्रतिछाया है, भोली भाली जिज्ञासु लड़की। ओह, यानी कि उसके बहाने मेरी तारीफ कर रहे हो। इतने में गुरुजी भी आ गए। माता कैथरीन, जूना अखाड़े में आपका स्वागत है। जी, प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। कैथरीन ने परंपरा अनुसार उनके पैर छुए। नरोत्तम गिरी का नागा होना हम सबके लिए प्रेरणादायी है। जिसमें एक खगोल शास्त्री हो, विचारक हो, सारे संसार की चिंता से चिंतित हो, ऐसा व्यक्ति पहली बार नागा रूप में देखा। देखो, उसी नागा के लिए आप खिंची चली आई हैं 7 समंदर पार से। इनकी तो किताब भी पूरी हो गई है, दिव्य पुरुष नरोत्तम नागा नाम से। गीतानंद गिरी अपने साथ महाराज को लिए हुए आया। महाराज के हाथ में कैथरीन के लिए चाय का कुल्हड़ और दोने में गर्मा गर्म आलू पोहे थे। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर दी गीतानंद गिरी तुमने। इस तरह की ये पहली किताब होगी जिसे एक विदेशी लेखिका ने जूना अखाड़े के विशिष्ट नागा के बारे में लिखी है। गुरुजी ने कहा तो कैथरीन खुशी से खिल उठी। गुरुजी इसे पब्लिश भी भारत में ही कराएंगे। अवश्य। एक बात कहूँ गुरुजी, भारत की प्रतिभा विदेशी पहचानते हैं। आपके देश के महात्मा गांधी पर विदेशी निर्माता रिचर्ड एटनबरो फिल्म बनाता है और तब भारतीय निर्माता जागते हैं। इसी तरह मशहूर अभिनेत्री नाडिया, जिसकी सफलतम हिंदी फिल्म हंटर वाली ने तहलका मचाया था, वो ऑस्ट्रेलियन थी। पर्थ नगर में पैदा हुई, तब उसका नाम मैरी एन ईवान था। भारत के होमी वाडिया के प्रेम में गिरफ्त हो भारत आ बसी। प्रेम का ऐसा समर्पण कि वाडिया मूवी टून के द्वारा निर्मित फिल्मों में ही जिंदगी भर काम किया। लेकिन उसकी प्रतिभा को पहचाना अंतर्राष्ट्रीय निर्माता मारियान बाल्स ने और नाडिया द फियरलेस वृत्तचित्र का निर्माण किया। नाडिया द फियरलेस में नाडिया के जीवन, होमी वाडिया से रोमांस, कला जगत में सफलता के परचम लहराते हुए लगभग 35 फिल्मों में अभिनय का सफर और होमी वाडिया के संग निर्विरोध चला 30 वर्षों के संग साथ का वर्णन है। बहुत बढ़िया जानकारी दी माता कैथरीन। ये बात सत्य है कि भारत की प्रतिभाओं को भारतवासी नहीं समझ पाए। गुरुजी ने कहा। इतनी देर से शांत बैठे नरोत्तम गिरी से रहा नहीं गया। ये भी तो हो सकता है गुरुजी, हम सार्वभौमिक हैं। विश्व के किसी भी देश में लोग अपना समझकर हम पर कलम चला देते हैं, फिल्म बना लेते हैं। बहुत खूब, 100% सही कथन। लेकिन एक विदेशी प्रतिभा को हमने पहचाना। वो कौन?
आप स्वयं माता कैथरीन, विदेशी होते हुए भी आपका संस्कृत और हिंदी पर जो प्रभुत्व है उसके हम कायल हैं। बल्कि हम तो कहेंगे कि अगर जूना अखाड़ा के नरोत्तम गिरी कोहिनूर हैं तो आप भी बेशकीमती हीरा हैं। ओह, आज तो मुझे गुरुजी के द्वारा पारितोषिक मिल गया। आप इस योग्य हैं। अब आप नरोत्तम गिरी से वार्तालाप करिए, हम चलते हैं। रात्रि को भोजन कक्ष में आपसे भेंट होगी। महाराज जी और नरोत्तम से शिक्षा पाए नागा आपके लिए कुछ विशेष बना रहे हैं। गुरु जी के साथ गीतानंद गिरी भी चला गया। अब मेरे मन में नागाओं को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कुंभ भी देख लिया, शाही डुबकियां भी देख ली, संतों महामंडलेश्वरों के साथ ही नए बने नागा सन्यासियों की डुबकी लगाने की आतुरता भी देख ली। कितनी बार उन्हें धूनी के सामने बैठकर पूरी रात ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते देखा। पवित्र भभूत भी तैयार होते देखी। साथ ही गुरु मंत्र का जप भी देखा, पर नहीं देख पाई तुम्हारी गहराई। तुम विलक्षण हो नरोत्तम। नरोत्तम गिरी निर्विकार था। जानता है कैथरीन उससे मोहवश ये सब कह रही है, लेकिन वो इस बात से भी चकित है कि उसमें नागाओं के प्रति कितना आकर्षण है। तुम्हें पता है नरोत्तम, मैंने जूना अखाड़ा के उप गवर्नर और ABAP अर्थात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी महंत हरिगिरी जी से भी मुलाकात की। जब मैंने उनसे पूछा कि नागा बनने के लिए बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जाति धर्म चाहे जो हो, लेकिन जो व्यक्ति वैराग्य की तीव्र इच्छा रखता है वो नागा साधु बनने के योग्य है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर रह चुके हैं। तुम भी तो प्रोफेसर थे, बल्कि हो नरोत्तम। दिल्ली में तुम साइंस पढ़ाते थे, इधर नए नागा रंगरूप तैयार करते हो। तुम्हारा जीवन बेहद कठिन है, रास्ते दुर्गम, लेकिन तुम ऊपर से चाहे जितने कठोर बनो, अंदर से बेहद नरम हो, जैसे नारियल। दोनों ही देर तक हंसते रहे। तभी एक नागा युवक नरोत्तम गिरी के लिए फलाहार और दूध ले आया। गर्म पानी कमंडल में भर कर रख दिया। आसन झटक कर उसने नरोत्तम के पैर छुए। माता जी, भोजन के लिए चलिए, मैं रात को आऊंगा गुरुजी आपके पैर दबाने। उसके जाते ही नरोत्तम गिरी ने बताया, कैथरीन, यही है विशाल सिंह जिसकी मैंने तुमसे चर्चा की थी। अब इसका नाम घनश्याम गिरी है। घनश्याम तो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी बहुत सेवा करता है। कॉमर्स की पढ़ाई के दौरान इसे एहसास हुआ कि इसका उद्देश्य नागा होना है, सनातन धर्म को अपने बूंद भर योगदान से आगे बढ़ाना है। इसने पढ़ाई छोड़ दी और नागा ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। बहुत कुशाग्र है। 2 साल बाद ही इसे हरिद्वार के कुंभ में नागा बनने की दीक्षा दी गई है। यानी ये बर्फानी नागा है। तुमने भी तो हरिद्वार के कुंभ में ही दीक्षा ली थी ना नरोत्तम। घनश्याम गिरी दोबारा आया। चलिए माता, भोजन कक्ष में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ कैथरीन, भोजन कर लो। अब तुम भी विश्राम कर लो फलाहार लेकर। इतनी देर से मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम थक गए होगे। नहीं, मैं थका नहीं हूं, लेकिन अब विश्राम करना चाहता हूं। शुभ रात्रि, कहते हुए कैथरीन घनश्याम गिरी के साथ भोजन कक्ष में आई। गुरुजी और अन्य नागा सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी ने भी सभी से कहा, ये कैथरीन बिलिंग ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं, लेकिन फिलहाल जर्मनी के वियना शहर से आई हैं और हम नागाओं पर किताब लिख रही हैं। सभी ने करतल ध्वनि से हर्ष व्यक्त किया। किताब का अंतिम अध्याय लिखना भी बाकी है। माता कैथरीन किताब भारत से ही प्रकाशित करवाना चाहती हैं। वे स्वयं नागा नहीं हैं, पर हमारे नागा समुदाय की सदस्य जैसी हैं। कैथरीन ने देखा कुछ महिला नागा भी साथ में ही भोजन के लिए बैठी हैं। महिला नागा वो प्रथम बार देख रही है। कितना परिवर्तन होता जा रहा है नागाओं के समुदाय में, लेकिन इतना तो तय है कि नागाओं का आकर्षण आम जन समूह में कम नहीं है। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों में दान से पोषित ये समुदाय दिनों दिन तरक्की की राह पर है। अब तो नागाओं के व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, जिनसे कई वैष्णव नागा संत जुड़े हैं और अपनी अपनी जानकारियां एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। भोजन के बाद महाराज ने बूंदी से भरे दोने परोसे। लो माता, किताब की खुशी में गर्मा गर्म बूंदी। बूंदी पीली और नारंगी रंग की मिक्स थी, जिस पर खरबूजे के बीज, इलायची के दाने और केवड़े की खुशबू थी। अमेजिंग, बहुत ही स्वादिष्ट है ये, कैथरीन ने बूंदी का आनंद लेते हुए कहा।
भोजन समाप्त कर सब अखाड़े के प्रांगण में, जो टीन की छत वाला था और जहां धूनी रमी हुई थी, बैठ गए। धूनी के अंगारे तेजी से धधक रहे थे। सभी ने चिलम पीना शुरू किया और अध्यात्म की बातों में मगन हो गए। कैथरीन महिला नागाओं से थोड़ी बहुत जानकारी लेती रही। उनमें से एक महिला नागा काफी वाचाल लग रही थी, हंसमुख भी। उसी से पूछा कैथरीन ने, आपका नाम क्या है? कैसा लगता है आपको नागा सन्यासी बनकर? हम शैलजा माता हैं। माया मोह त्याग कर अखाड़े में शामिल हुए हैं। न मन पर कोई बोझ, न तनाव, परमानंद की अवस्था है। कैथरीन ने देखा, शैलजा माता का सिर घुटा हुआ, माथे पर तिलक और शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र जिसकी गठान गर्दन के पीछे लगी थी। बाकी की महिला नागाओं के खुले लंबे बाल थे। ये हमारा गेरुआ वस्त्र देख रही हूँ, ये 5 मीटर का होता है। ये कहीं से भी सिला नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी नागा बनने की प्रक्रिया भी पुरुषों जैसी ही होती है। लेकिन वो तो नपुंसक बना दिए जाते हैं, मगर आप? कैथरीन संशय से गुजर रही थी। 6 से 12 साल लगते हैं हमें नागा बनने में। उस समय कठोर नियमों से हमें गुजरना होता है। 5-6 दिन हमारी योनि को शिथिल करने के लिए हमें भूखा रखा जाता है। हमारी कामेच्छा उसी दौरान समाप्त हो जाती है। बाकी शक्ति हमारी माता पार्वती और शिव भोला भंडारी हमें देते हैं। ओह, कैथरीन हतप्रभ थी। कितनी कठोर साधना, कितना कठोर जीवन। सचमुच ये धरती पर विलक्षण प्रतिभा के हैं। कैथरीन जब शयन के लिए कक्ष में आई तो उसने नरोत्तम के कमरे में झांक कर देखा। नरोत्तम सो रहा था और घनश्याम उसके पैर दबाते हुए ऊँघ रहा था। उसने दबे पांव जाकर घनश्याम के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे गुरुजी सो गए हैं, जाओ तुम भी सो जाओ। घनश्याम आज्ञा मिलते ही शयन के लिए चला गया। कैथरीन बिस्तर पर लेटी अद्भुत एहसास से गुजर रही थी। फोन पर लॉयना थी। तुमने तो हरिद्वार पहुंचकर फोन तक नहीं किया। मुझे आद्या से पता चला कि तुम हरिद्वार में हो। लॉयना का स्वर शिकायती होना स्वाभाविक था। कैथरीन ने तो अपने पहुंचने की सूचना आद्या को भी नहीं दी। कैसी विस्मृत अवस्था में पहुंच गई है वो यहां आकर। ओ लायना माय डियर, तो समझ सकती हो, मैं अद्भुत एहसास से गुजर रही हूं यहां आकर। जैसे सब कुछ अदृश्य है। दृश्य है तो केवल जूना अखाड़े का ये आश्रम। कितना अनूठा वातावरण है यहाँ का। मैं जैसे ईश्वर के बिल्कुल नजदीक हूं। पल भर ठहर कर उसने पूछा, तुम कैसी हो लायना? अब तक तो तुम लखनऊ में एडजस्ट हो गई होगी। तुम्हारे एहसासों को सुनकर अच्छा लगा कैथ। सचमुच तुम असाधारण हो, दुनियावी मसलों से दूर, अपने मन की नदी में बहती। प्रवीण कैसा है? बिजनेस जम गया होगा उसका? नहीं कैथ, जमने में समय लगेगा। दुष्यंत शांतनु देहरादून में पढ़ाई कर रहे हैं। अक्सर मैं ही चली जाती हूँ उनके पास, ताकि अपने बच्चों के साथ खुलकर जी सकूं। प्रवीण अम्मा की सेवा, बिजनेस की दौड़ में व्यस्त रहते हैं, स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते। फिर फीकी सी हंसी फोन पर सुनाई थी, मात्र भक्त है ना। सोच रही हूँ लखनऊ होती हुई वियना लौटूं। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ प्रवीण के घर में रानी के रूप में। एक ठहाका फोन को कपा गया। ठहाके से मानो एक वेदना सी फूटी पड़ रही थी। कैथरीन स्पष्ट महसूस कर रही थी लॉयना की मन की स्थिति। मैं भी मिलना चाहती हूँ तुमसे, आ जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। अब फोन रखती हूँ, आद्या का फोन आ रहा है। फिर देर तक आद्या से बात करती रही कैथरीन, लेकिन लॉयना की बातों ने उसे व्यथित कर दिया था। रात सपने में उसने प्रवीण और लॉयना को देखा। स्टीमर पर लॉयना है। स्टीमर समुद्र की लहरों पर हिचकोले ले रहा है और उसके पीछे एक नाव पर प्रवीण है। लॉयना दोनों हाथ उठाए प्रवीण को बुला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। घबरा कर कैथरीन की नींद खुल गई। घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। आश्रम नागाओं की दैनिक क्रियाओं की चहल पहल से भरा था। गुरुजी ने घनश्याम को आदेश दिया था कि जंगल से जड़ी बूटियां ले आए। कैथरीन भी उसके साथ बोली। हरे भरे मीलों फैले जंगल में जड़ी बूटियां अपने आप उगती हैं, पर उनको पहचानना ढूंढना कठिन था। कई पौधे तो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल जड़ी बूटी ही हों, पर वे असली जड़ी बूटी के करीब उगे जंगली पौधे थे। लेकिन घनश्याम को जड़ी बूटियों की काफी समझ थी। वो पत्तों को सूंघ कर पहचान लेता था। शायद इसीलिए गुरुजी ने उसे एक काम सौंपा। देखिए माता, ये बिच्छू बूटी है। कितनी सुंदर बूटी है ये, लेकिन अगर इसको छू दो तो ये बिच्छू जैसा काटती है, बहुत दर्द होता है तब।
उसके बाजू में जो पालक जैसे पत्तों वाला पौधा है ना, वो बिच्छू बूटी का तोड़ है। तुरंत ही इसके पत्तों का रस लगाने से दर्द गायब हो जाता है। वाह, तुम्हें तो बहुत जानकारी है घनश्याम। कैथरीन ने घनश्याम को प्रोत्साहित किया। माता, ये जानकारी तो सभी नागाओं को रहती है। बिना वस्त्र के रहने के कारण शरीर पर की भस्म और ये बूटियां शरीर की रक्षा के लिए बहुत काम आती हैं। एक बात पूछूं घनश्याम? अवश्य माता, पूछिए ना। तुम नागा बनने के पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? पल भर को रुका घनश्याम। उसकी आंखों में कौतूहल था। ना जाने क्यों ये इतना सब पूछ रही हैं। ठहर कर बोला, हम तो नागा घनश्याम गिरी हैं। पिता शिव के पुत्र, पार्वती हमारी माता। नागा बनने के पहले का पूछ रही हूं विशाल। घनश्याम आगे चलते चलते तेजी से पलटा। विशाल, ये नाम आपको आचार्य नरोत्तम गिरी ने बताया होगा, लेकिन उनके तो बहुत सारे शिष्य हैं। मेरे ही बारे में आपको क्यों बताया? तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि सवाल पहले मैंने किया था। बताओ विशाल, माता पिता का नाम। घनश्याम के मुंह से अपने आप निकल पड़ा। पिता कीरत सिंह पुलिस में थे। वे चंबल ऑपरेशन में डाकुओं के हाथों मारे गए। तब मैं 10 साल का था। मेरी माता दीपा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। घर में दादी हैं। बाबा मेरे जन्म के पहले ही स्वर्ग सिधार गए। कैथरीन के आगे नरोत्तम गिरी का अतीत खुलने लगा। फिर भी तुम नागा बन गए, माँ के लिए नहीं सोचा? दादी ने बताया था कि मेरे देवता समान चाचा मंगल सिंह भी नागा हो गए। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहता। तुम किसी अखाड़े में मिल चुके हो क्या उनसे? नहीं, लेकिन खोज जारी है। कैथरीन ने आगे जानने के लिए घनश्याम का मन टटोला। अब जब अपने पिछले जन्म में पहुंच ही गए हो तो प्लीज बताओ, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ था? घनश्याम भी रॉ में था। E/95 मालवीय नगर। साइन बोर्ड लगा है घर के गेट पर, पिता के नाम का, डीएसपी कीरत सिंह। कैथरीन ने बैग में से डायरी निकालकर पता लिखा, फिर बरगद की घनी छांव में बैठते हुए बोली, तुम्हारा झोला तो जड़ी बूटियों से भर गया है, और भी लेनी है क्या? नहीं, बस वापस चलते हैं अब। आओ बैठो, एक एक सिगरेट पीते हैं। सिगरेट? पहली बार पिएंगे हम तो, लेकिन ये सब तो रात्रि भोजन के पहले वर्जित है। ये तो साधना का वक्त है। अखाड़े में लौटकर आचार्य जी को जड़ी बूटियां देकर हम साधना, ध्यान, पूजन करेंगे। ओह, अच्छी लगी तुम्हारी दृढ़ता। चलो चलते हैं, मैं भी अखाड़े पहुंचकर ही सिगरेट पीऊंगी। दोनों जब अखाड़े पहुंचे तो नरोत्तम गिरी के कक्ष में पहुंचकर कैथरीन ने देखा कि वो ध्यान मग्न था। वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। कैसे हो नरोत्तम? ठीक हूँ, बस 3-4 दिन और विश्राम, फिर क्रियाएं आरंभ। मैं भी 3 दिन बाद लखनऊ प्रस्थान करूंगी। वहाँ आद्या का घर है। मेरी बहन जो आद्या की सौतेली माँ है, उससे मुलाकात करनी है। फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगी। वहाँ आद्या ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक करा दिया है। वहीं रहकर किताब का अंतिम अध्याय लिखूंगी। वक्त भी लग सकता है, शायद महीने 2 महीने लग जाएं। वापसी के पहले तुम्हें वो अंतिम अध्याय मैं खुद यहाँ आकर सुनाऊंगी। कैथरीन ने महाराज द्वारा लाई चाय पीते हुए सिगरेट सुलगा ली। इतने लंबे समय का कैसे सोच लेती हो कैथरीन? हमारे लिए तो कल का सोचना भी दूभर है। हम आज हैं, बस यही सत्य है। साधु हो ना, इसलिए ऐसा सोचते हो। मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए। फिर हंसकर बोली, कहीं तुम मुझे नागा साधु बनाने की रूपरेखा तो नहीं तैयार कर रहे हो? ये तो मन में जन्म लेती है। ऐसी इच्छा कोई भी जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकता। जबरदस्ती किसी को नागा नहीं बनाया जा सकता। तभी घनश्याम जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा और एक प्लेट में जड़ी बूटियों का कूट कर बनाया पाउडर ले आया, जिसे नरोत्तम ने शहद में घोलकर खाया। फिर गर्म काढ़ा चाय की तरह पीने लगा। माता, आपका नाश्ता तैयार है, यहीं ला दो घनश्याम। वैसे भी भोजन कक्ष में अभी कोई होगा तो नहीं, सभी साधना और ध्यान में लीन होंगे। घनश्याम चला गया। थोड़ी देर में सूजी का मेवों वाला हलवा और दूध ले आया। एक प्लेट में कटे हुए सेब और अनानास की कतलियां भी। अब तुम्हारी किताब में और क्या जानकारी बाकी है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है? नरोत्तम ने काढ़ा पी लिया था। कैथरीन मजे लेकर गर्म हलवा खा रही थी। वाह, तुम भारतीयों का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। ये प्लेन मिल्क भी कितना स्वादिष्ट है। केसर की खुशबू आ रही है इसमें से। नाश्ते के बाद कैथरीन ने सिगरेट पीते हुए कहा,
नरोत्तम, थोड़ी जानकारी आज सुबह मिल गई, बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी मिलती जाएगी। मैंने समय निर्धारित कर लिया है 2 महीने का, लेकिन मुझे लगता है 2 महीने के पहले ही पूरी हो जाएगी किताब। शिवजी तुम्हारा विश्वास कायम रखें। अंतिम अध्याय की पांडुलिपि मेल जरूर करना। बाकी किताब भी मैं लैपटॉप पर पढ़ता रहूंगा। भेज दूंगी, लेकिन अभी तो मैंने तुमसे कहा कि अध्याय पूरा होते ही मैं खुद तुम्हारे पास आकर उसे सुनाऊंगी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अपना सृजनकर्ता स्वयं सुनाए तो उसमें उसकी भावनाएं भी जुड़ती जाती हैं। प्रतीक्षा रहेगी कैथरीन। जानना चाहता हूं तुम मुझे कितना समझ पाई, क्योंकि मैं स्वयं को अभी तक नहीं समझ पाया। ध्यानावस्था में बंद पलकों के सामने एक बड़ा शून्य फैलता जाता है। मैं उसमें स्वयं को बूंद भर भी नहीं पाता। लेकिन मैं जब पलकें मूंदती हूं, तुम पूरे के पूरे मेरे सामने होते हो। हर रात नदी की तरह उमड़ती हूं तुम्हारी ओर। काश। विचलित मत करो कैथरीन मुझे, मैं इससे परे जा चुका हूं। कैथरीन ने एक आह भरी। कितना कुछ सिमट आया उस आह में। हरिद्वार से दिल्ली आकर कैथरीन ने लखनऊ के लिए फ्लाइट ली। एयरपोर्ट पर लॉयना आई थी। उसके हाथों में रजनीगंधा के फूलों का गुच्छा था, जिसकी खुशबू दोनों के गले लगते ही उनसे लिपट गई थी। कैथरीन ने गौर से देखा लॉयना को। अच्छी लग रही हो कैथ, वियना में रहकर और निखर गई हो। लेकिन तुम मुरझा गई हो। कल से हम तुम्हारी क्लास लेंगे, जिंदगी का पाठ पढ़ाएंगे तुम्हें। मेरे रुकने तक कुछ तो सीख ही जाओगी। दोनों हंसते हुए कार में बैठी। प्रवीण ने कहा था ऑफिस से मुझे पिकअप कर लेना, चलो उनका ऑफिस भी देख लो। 10 मिनट में ऑफिस आ गया। कैथरीन को देखते ही खिल पड़ा प्रवीण। आओ कैथरीन, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या सच? कहकर दूसरे ही पल उसने लॉयना के चेहरे पर नजर डाली, पर वो भावना शून्य थी। प्रवीण के घर पहुंचकर कैथरीन ने प्रोफेसर शांडिल्य को फोन लगाया। कैसे हैं प्रोफेसर? लखनऊ आई हूँ, कुछ दिन रहूंगी यहाँ, आपसे मिलना चाहूंगी। ओह मिस बिलिंग, इतने सालों बाद आप कैसी हैं? सुबह ही मिलते हैं। पता मैसेज कर देती हूँ, आप प्रवीण के घर आ जाइए। नाश्ते के बाद आप जैसा प्लान बनाएं। ओके, आता हूँ 10 बजे तक। फोन रखते ही लॉयना ने पूछा, किससे गुफ्तगू चल रही थी? प्रोफेसर शांडिल्य बहुत दिलचस्प इंसान है। पहली बार सिडनी में मुलाकात हुई थी, दूसरी बार जब मैं आद्या को लेकर यहाँ आई थी। लो कॉफी पियो। प्रवीण आइए, आपकी कॉफी यहीं ले आई हूँ। साथ में बच्चों वाला एल्बम भी ले आइए। बात कर सकते हैं क्या बच्चों से? अभी नहीं, केवल रविवार को। सख्त रूल है। होना भी चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बहुत जरूरी है। कभी चलकर नागा साधुओं का अनुशासन देखो। कठोर अनुशासन और नियम धर्म का पालन करने वाले विलक्षण प्राणी हैं वे। उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया की शेष कहानी सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 13 में।